हम करने वाले हैं एलिजाबेथन इरा के बारे में। लास्ट जो वीडियो हमारा लेक्चर सीरीज का यूजीसी नेट की लेक्चर सीरीज का था, उसके अंदर हमने एज ऑफ रिवाइवल के इम्पोर्टेंट पोएट्स राइटर्स के बारे में पढ़ा था और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने एज ऑफ रिवाइवल को पढ़ा था। जो एज ऑफ रिवाइवल का जो वीडियो है उसका काफी कुछ इंटरलिंक्ड है एलिजाबेथन इरा से, क्योंकि एलिजाबेथन इरा के अंदर एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी उनके बारे में सब कुछ बताया गया है, उनके ही फोकस्ड है कि उन्होंने क्या क्या इंग्लैंड में किया जिसके कारण ये एक गोल्डन इरा बन गया। तो अगर आपने उससे पहले आपको समझना होगा एज ऑफ रिवाइवल का वो वीडियो आप देख लीजिए, उससे आपको समझ आ जाएगा कि उस समय की जो ट्यूडर डायनेस्टी है उसको हमने बड़ी थोरली बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। सब कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है आपको कि जो ट्यूडर डायनेस्टी थी हेनरी 7th, हेनरी 8th और उन्होंने क्या क्या किया और कैसे एलिजाबेथ का जन्म हुआ, कैसे वो इलिजिटिमेट चाइल्ड थी, फिर उसके बाद में लेजिटिमेट चाइल्ड बनी। तो ये सब स्टोरी आपको क्लियर होगी तो आपका एलिजाबेथन इरा काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो एलिजाबेथन जो इरा है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इंग्लैंड के अंदर ही ये काफी इंपॉर्टेंट इरा है। ये 1558 में जब एलिजाबेथ फर्स्ट जब आई थी राइन में तब से शुरू हुआ और 1603 तक ये चला और ये काफी इंपॉर्टेंट इरा था। इसके अंदर एलिजाबेथ ने काफी अच्छे काम किए जिसके कारण ये एक पीसफुल और गोल्डन इरा कहलाया इंग्लैंड के अंदर। क्योंकि इससे पहले की बात करें तो जो ट्यूडर डायनेस्टी के जो किंग हुए हेनरी 8, फिर उनका बाद में जो उनका सन आया एडवर्ड 6 और फिर इसके बाद में जो ब्लडी मैरी आई, तो ये जब बीच में जो रूलर्स चेंज हुए लगातार और उनकी जो रिलीजियस जो पॉलिसीज थी, कोई कैथोलिक को मानता था वो प्रोटेस्टेंट्स को सुप्रेस कर रहा है, जो प्रोटेस्टेंट्स को मानता है वो कैथोलिज्म को सुप्रेस कर रहा है। तो इस तरह से एक रिलीजियस वॉर चला हुआ था, सिविल वॉर चला हुआ था और इन सब के बीच में काफी अशांति का काल था। जो मैरी फर्स्ट जब गद्दी पे आती है, जब वो बैठती है इंग्लैंड की रानी बनती है, तो उसको तो ब्लडी मैरी नाम दे दिया गया उसका टाइटल, क्योंकि उसने इतना ज्यादा ब्लडशेड करवाया इंग्लैंड के अंदर। तो उसके बाद में जब एलिजाबेथ जब रेन में आई तो इन्होंने इन सब इश्यूज को सेटल डाउन करने की कोशिश की और इंग्लैंड के अंदर एक पीसफुल टाइम लाने की कोशिश की। तो एलिजाबेथन इरा को पढ़ने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले हम पहले बात करते हैं रेनेसा की। रेनेसा इस समय में जो 15th और 16th सेंचुरी है उसके अंदर यूरोप के अंदर रेनेसा पहले से ही आ चुका है और धीरे धीरे रेनेसा पूरे यूरोप में बढ़ रहा है। तो रेनेसा है क्या, पहले हम ये समझते हैं कि रेनेसा से हमारा यहाँ पर मतलब क्या है। तो जो रेनेसा है ये इसको रेनेसा ह्यूमनिज्म भी बोल सकते हैं। रेनेसा ह्यूमनिज्म ये एक ऐसा ट्रांजिशन का पीरियड था यूरोप की हिस्ट्री में, इंग्लैंड की हिस्ट्री में हम कह सकते हैं, जब जो सोसाइटी थी वो मिडल एजेस से मॉडर्न टाइम की तरफ ट्रांजेक्ट कर रही थी, मॉडर्न एज की तरफ आ रही थी। और इस समय कोई भी जब समय का बदलाव आता है तो लोगों की सोच बदलती है और यही हुआ इंग्लैंड के अंदर भी। हमने पढ़ा था ब्लैक डेथ का इवेंट हुआ, प्लेग के कारण लोग मर रहे थे, ग्रेट फेमाइन आ गया था। तो ये जो सारे जो लोगों के ऊपर संकट आए उसके कारण लोगों की डेथ होने लगी ज्यादा। और जो लोग, क्योंकि उस समय मेडिवल एजेस के अंदर चर्च का काफी बोलबाला था, एवन जो चर्च थी उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जो रिलीजियस जो बुक्स वगैरह है वो आम लोग पढ़ ही नहीं सकते थे। सिर्फ जो रिलीजियस जो इनके टीचर्स होते थे पोप के या जो ये इनके क्रिश्चियनिटी के जो लोग होते थे सिर्फ वही लोग जो जिनको रिलीजन की ड्यूटी मिली होती थी वही लोग पढ़ सकते थे। तो इस टाइम में लोगों के अंदर एक बदलाव आया, उनकी सोच में बदलाव आया, क्योंकि साइंस डेवलप नहीं थी, लोग रिलीजन पे ज्यादा बिलीव करते थे। तो जब लोगों की ब्लैक डेथ से या फिर ग्रेट फेमाइन से जब ये लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने
फैमिली मेंबर्स को सेव नहीं कर पाए मरने से, तो इन लोगों ने के रीजनिंग पावर राइज हुई लोगों में, और लोगों ने सोचना शुरू किया कि उन्हें एक नीड ऑफ साइंस, इन्हें साइंस की जरूरत महसूस हुई, इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट्स की जरूरत महसूस हुई। और इन सब कारण से लोगों ने रीजन करना शुरू किया रिलीजन को कि भाई हम ऐसा क्यों करें, हम ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो क्यों करें। और इन्हीं सब के कारण जो रिजल्ट था वो था रेनेसां ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या होता है, आज की जो मॉडर्न टर्म्स है उसके अंदर ह्यूमनिज्म इस चीज को माना जाता है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से ये कहे कि मैं ह्यूमन हूँ और मैं ही सुपर पावर हूँ। मतलब जो लोग गॉड में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, दे डिनाई टोटली द पावर ऑफ द गॉड, तो वो होता है ह्यूमनिज्म। लेकिन उस समय में मेडिवल टाइम्स के अंदर जो ह्यूमनिज्म था उसके अंदर क्योंकि लोग रिलीजियस ज्यादा होते थे, तो उस समय में जो जिन लोगों ने बदलाव की कोशिश की, जो ह्यूमनिज्म को जो बात करते थे, सपोर्ट करते थे, वो लोग भी रिलीजियस होते थे और वो लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते थे। वो चाहते थे कि जो धर्म है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो और वो सिंपलिसिटी की तरफ जाना चाहते थे। जो न्यू टेस्टामेंट की जो सिंपलिसिटी थी उसको वो फॉलो करना चाहते थे। मतलब ये नहीं कि हर बात के अंदर आप इधर क्यों चले गए, आप इस दिशा में मुंह करके क्यों सो गए, आपने ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, आपको पाप लगेगा, पुण्य लगेगा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स जो लाइफ थी उसको वो लोग डिनाई करना चाहते थे और एक सिंपल ह्यूमन लाइफ को एंजॉय करने की लोग बात करते थे। तो इस तरह से ये ह्यूमनिज्म था जिसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट चाहते थे क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो ये रेनेसां ह्यूमनिज्म आया और रेनेसां ह्यूमनिज्म के अंदर जो सबसे जिसको फादर ऑफ रेनेसां ह्यूमनिज्म माना जाता है, ह्यूमनिज्म का या रेनेसां का जो फादर माना जाता है वो माना जाता है पेट्रार्च को। ये इटली के थे और ये एक पोएट भी थे। आपने लिटरेचर के स्टूडेंट है तो आपने पेट्रार्चियन सोनेट के बारे में सुना होगा। तो ये पोएट थे जिन्होंने पेट्रार्चियन सोनेट को इन्वेंट किया था। और ये एक कैथोलिक थे, डिवोटेड कैथोलिक थे, लेकिन साथ में ये ह्यूमनिज्म को या रेनेसां के भी ये समर्थक थे। ये मानते थे कि रिलीजन है उसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी किस काम की जो ह्यूमन लाइफ को ही टफ बना दे। तो इसलिए ये जो पेट्रार्च है ये जो पोएट हैं, स्कॉलर हैं, इन्होंने सबसे पहले इनको फादर ऑफ रेनेसां भी बोला जाता है इनको, या फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी इनको कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं, आपको रेनेसां समझ आ गया होगा, ह्यूमनिज्म समझ आ गया होगा। ह्यूमनिज्म या रेनेसां वही चीज है जब एक सोसाइटी के अंदर एक चेंज आ रहा है और लोग इंसान की जो पावर है उसके ऊपर बिलीव करना शुरू कर रहे हैं। अब पेट्रार्च की एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने एक बड़ी ही फेमस इन्होंने एक बात कही थी। ये एंशिएंट टाइम के स्कॉलर थे, ये एंशिएंट टाइम के स्कॉलर थे और रेनेसां का जो टाइम आ रहा है वो मेडिवल टाइम में आ रहा है, मेडिवल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समय था रेनेसां ह्यूमनिज्म का, ये रिवाइवल था एंशिएंट की तरफ। जो पुराना जो कल्चर है, जो एंशिएंट जो फिलोसफी है, ग्रीक फिलोसफी, जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी है, उसकी रिवाइवल की तरफ ये लोग जा रहे थे। और ये रिवाइवल ही था एक तरह का वापस अपने अतीत की तरफ, जहां पर पेट्रार्च जैसे स्कॉलर ने बोला था कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, कि जो इंसान है वही सब चीजों का मुख्य मापदंड है, ये इन्होंने बोला था पेट्रार्क ने। और पेट्रार्क की इस बात को प्लेटो ने भी समर्थन दिया था और प्लेटो ने भी बोला था कि जो इंसान देखता है, जिस चीज को इंसान सत्य समझता है वही चीज सत्य होती है। तो इस चीज का प्लेटो ने भी इसका समर्थन किया। हालांकि इन्होंने ये एंशिएंट टाइप के फिलोसफर थे और जिस समय इन्होंने ये दिया था उस समय ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को बिल्कुल नहीं माना जाता था। ये माना जाता था कि ह्यूमन कुछ नहीं है, नेचर सब कुछ है और नेचर से बढ़कर गॉड सब कुछ है। तो ये उस समय गॉड को ही सुपरमेसी
सुप्रीम पावर या हर चीज के लिए गॉड को ही माना जाता था और वुमेन की पावर पे बिल्कुल बिलीव नहीं किया जाता था। और उस समय में पेट्रार्क ने ये अपना स्टेटमेंट दिया था और इनका काफी विरोध हुआ था उस टाइम में। लेकिन जब रेनेसा का टाइम आता है, मेडिवल टाइम आता है, तो फिर क्या होता है कि जो ये पेट्रार्क की जो ये थ्योरी है, इसी के ऊपर ये वापस रिवाइवल ऑफ दैट टाइम, ये इसी टाइम की तरफ वापस जाना चाहते थे और इसी फिलोसफी को ये लोग जोर दे रहे थे कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसमें सिंपलिसिटी आनी चाहिए। तो वो आपको ये सारा कंसेप्ट रेनेसा ह्यूमनिज्म का क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ फैक्ट छूट जाते हैं तो वो आपको पीडीएफ नोट्स में अवेलेबल करवाए जाते हैं। आप टेलीग्राम के लिंक पर जाकर के पीडीएफ ले सकते हैं लेक्चर का। अब इसके बाद में इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी। अब इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, इससे पहले एक हमारा और रह गया है कि जो इस समय में जो ये सारा ये रेनेसा आ रहा था, रेनेसा का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सोसाइटी की हर एस्पेक्ट पे पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें रिलीजन की, कल्चर की, एजुकेशन की, साइंस की, तो हर एस्पेक्ट के ऊपर रिलीजन रेनेसा का इम्पैक्ट पड़ता है। रेनेसा ह्यूमनिज्म इसको इफेक्ट करता है। लेकिन इस समय में जो पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो सब रेनेसा के बारे में लिख रहे हैं। कोई विरोध कर रहा है, कोई उसको हामी दे रहा है, इस तरह से। लेकिन साथ में ही जो पेंटर्स हैं उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा मोनालिसा की जो पेंटिंग है, या और फिर जो द लास्ट सपर जो फेमस जो पेंटिंग है, ये जो फेमस पेंटिंग्स थी इनके अंदर भी ये शो किया गया कि जो वुमेन है उसको सेंट्रलाइज किया गया। और ये जो काफी पॉपुलर ये हुई, इसी तरह काफी सारी पेंटिंग्स हैं मेडिवल टाइम में जो इंग्लैंड के अंदर जो पॉपुलर हुई, यूरोप में पॉपुलर हुई, और जिनके अंदर रेनेसा का जो ये कंसेप्ट है उसको हाईलाइट किया गया, उसको फोकस किया गया और इस पे ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी गई। तो अब हम बात करते हैं इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी की, कि इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी क्या थी। इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी इंक मतलब शाही जिससे हम लिखते हैं, हॉर्न से बनी हुई दवा होती थी या बोतल होती थी, उसके बारे में उसका मतलब है यहाँ पर कि ये जो मेनली जो ये कंट्रोवर्सी थी जस्ट अगेंस्ट दी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश के अंदर लैटिन और ग्रीक वर्ड्स, हम ग्रीक भी ज्यादा नहीं लेकिन लैटिन मेनली, लैटिन जो वर्ड्स होते थे और जो ग्रीक वर्ड्स थे उनको स्कॉलर्स अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐड करने लगे थे। इस बात का कुछ लोग समर्थन करते थे और कुछ लोग विरोध करते थे। कुछ कहते थे कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो अपने आप में सुप्रीम लैंग्वेज है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर उस समय इंग्लिश जो लैंग्वेज थी वो सुप्रीम थी। तो कुछ लोग कहते थे कि लैटिन के जो वर्ड्स हैं, ग्रीक के जो वर्ड्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाने चाहिए, जबकि कुछ कहते थे कि इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो यही जो कंट्रोवर्सी थी इसी को इंक हॉर्न कंट्रोवर्सी बोला गया है। मेनली जो लोग कहते थे कि इंग्लिश के अंदर इसको जो नए वर्ड्स हैं दूसरी लैंग्वेज के वो यूज नहीं किए जाने चाहिए। उनका मानना था कि जो भी लैंग्वेज है अगर वो लैंग्वेज यूज करते हुए उसके अंदर से ही वर्ड्स अगर नए ओरिजिनेट हो रहे हैं तो ही वो वर्ड्स इंग्लिश में इंक्लूड होने चाहिए। जबकि इंक हॉर्न उन वर्ड्स को माना जाता था, फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स को माना जाता था, लैटिन या ग्रीक के लैंग्वेज के माना जाता था। जो स्कॉलर कुछ भी राइटिंग लिखते वक्त दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज कर देते थे उस लैंग्वेज के अंदर। तो इस तरह से शेक्सपियर ने भी काफी वर्ड्स यूज किए हैं जिनको लिखने में तो लैटिन में लिखा जा रहा है या उस तरह से लिखा जा रहा है, लेकिन बोला दूसरी सेंस में जा रहा है।
तो इस तरह से मतलब ये कंट्रोवर्सी थी, जिसमें मेनली बात थी कि इंग्लिश के अंदर लैटिन और ग्रीक वर्ड्स को इंक्लूड किया जाए कि ना किया जाए, ये इंखोन कंट्रोवर्सी थी। फिर इसके बाद में अब हम बात करते हैं एलिजाबेथन पीरियड की। एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथ फर्स्ट 1558 में ये इंग्लैंड में शासक बनती है। और क्योंकि जो एलिजाबेथ है ये भी एक सर्वाइवर थी, मतलब कि जब मैरी फर्स्ट जो इनकी हाफ सिस्टर थी जब वो आई तो उसने काफी ब्लडशेड करवाया और उसने एलिजाबेथ को भी कहीं ये मेरी गद्दी ना हड़प ले या फिर ये मेरी जगह को शासक ना बन जाए। तो और क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट ये मैरी फर्स्ट मानती थी कि ये प्रोटेस्टेंट्स की सपोर्टर है, तो कहीं ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म या फिर प्रोटेस्टेंट लोग इसके साथ ना हो जाए, तो इसलिए एलिजाबेथ को इसने जेल में डलवा दिया था और उसमें काफी लोगों को मरवाया गया था। तो उस समय में एलिजाबेथ ने बड़े मुश्किल टाइम में सर्वाइव भी किया था। और क्योंकि पहले उसके फादर जो थे हेनरी एट, उन्होंने इनकी मदर जो थी एनी बोले ने उनको भी एनरोलमेंट उनसे करवा ली थी मैरिज को, और उनके ऊपर एडल्ट्री का चार्ज लगवा करके उन्हें मरवा दिया था, बिहेड करवा दिया था। और इनको जो एलिजाबेथ थी उनको इलिजिबेट चाइल्ड घोषित कर दिया था। तो यही मैरी के साथ भी हुआ था, लेकिन मैरी ने इनके साथ इनके हाफ सिस्टर थी तो इन्हें एलिजाबेथ इनसे भी असुरक्षित थी, तो काफी मुश्किल इन्होंने टाइम देखे लाइफ में। और फिर इसके बाद में ये जब बनी एलिजाबेथ तो इन्होंने उस सब टाइम को अच्छा करने की कोशिश की। उस समय में इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। वो सब जो हेनरी एट थे, उसके बाद में एडवर्ड जो 6 आए, जो इनके ब्रदर थे एलिजाबेथ के हाफ ब्रदर थे, उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को ज्यादा बढ़ावा दिया और जो कैथोलिक्स जो पीपल थे कैथोलिज्म को उन्होंने सुप्रेस किया। तो जब मैरी आई तो वो ब्लडी मैरी इसलिए कराई कि उसने कैथोलिक्स को सपोर्ट किया, प्रोटेस्टेंट्स को बहुत ज्यादा सुप्रेस किया। तो एक तरह से मतलब काफी कुछ लड़ाई शांति का माहौल था। और इस सारे टूडर डायनेस्टी के उस टाइम के अंदर कोई भी अच्छा या कोई भी बड़े काम नहीं हो सके, कोई अच्छे राइटिंग्स निकल के नहीं आई, कुछ अच्छा इकोनॉमिकली भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। और ऐसे समय में जब एलिजाबेथ बैठी तो उसने सब कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश की, और इसीलिए इनके टाइम को गोल्डन ईरा या गोल्डन एज माना जाता है इंग्लैंड का। इन्होंने सबसे पहले तो रिलीजियस सेटलमेंट की, रिलीजियस सेटलमेंट एक्ट पास किया, जिसके थ्रू उन्होंने ये बोला कि जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स दोनों ही भाई चर्च में जा सकते हैं, दोनों अपने अपने जो रिलीजन है उनको फॉलो कर सकते हैं, दोनों अपने अपने थिंकिंग्स पर चल सकते हैं। और इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को चर्च में जाना अलाउड कर दिया। फर्स्ट इन्होंने जो सबसे मेन काम किया। सेकंड जो इन्होंने एलिजाबेथ ने किया वो इन्होंने पार्लियामेंट ने इनको सुप्रीम गवर्नर ऑफ द चर्च, सुप्रीम गवर्नर ऑफ द चर्च इनको घोषित किया। ये दो बड़े काम हुए। इसके बाद में जो थर्ड ये था कि हेनरी 7 और हेनरी 8 ने जो रूल्स बनाए थे रिलीजन को फॉलो करने के या फिर शांति बनाए रखने के, उनको इन्होंने स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करवाया, क्योंकि ये इन्होंने काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स रख दी अगर कोई भी रूल्स को तोड़ता था। तो ये काफी अच्छा काम किया। और इस कारण से ये जो पीरियड था ये एक छोटा सा पीसफुल टाइम था जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो गए और जो भारी जो दूसरे राज्यों के साथ भी इनका जो एक कहते हैं ना जो नेशनल जो डिग्निटी है उसको भी एलिजाबेथ ने बढ़ाने के लिए काफी कोशिश की। और क्योंकि ये इनके टाइम के अंदर आपको अगर ट्यूडर डायनेस्टी की जो सारी हिस्ट्री, एज ऑफ रिवाइवल आपको पता है, एज ऑफ रिवाइवल का टाइम पीरियड, तो आपको ट्यूडर डायनेस्टी का सब पता होगा कि कैसे कौन कौन आया, कब क्या हुआ ट्यूडर डायनेस्टी के अंदर, मेजर क्या घटनाएं हुई। तो उस समय में जो एलिजाबेथ थी
जब ये शासक बनी तो 1588 में 1588 में स्पेनिश अर्माडा ये क्या थे, ये शिप्स जो समुद्र के रास्ते जो शिप्स के जो आर्मी होती है, उन्होंने स्पेनिश अर्माडा ने 130 शिप्स थी स्पेनिश अर्माडा में, और इन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया। इंग्लैंड पे अटैक करने का जो मेन रीजन था वो ये था कि ये लोग एलिजाबेथ को, जो स्पेन का जो किंग है वो एलिजाबेथ को हटाना चाहता था रिजाइन से। सेकंड, जो एलिजाबेथ के जो प्रोटेस्टेंट्स के प्रति जो ये नरम व्यवहार करती थी, उसको भी स्पेन का जो किंग है वो पसंद नहीं करता था, क्योंकि ट्यूडर डायनेस्टी के स्पेन के साथ भी जो मैरिज रिलेशंस रहे थे, और जो स्पेनिश जो मैरी फर्स्ट उसकी जो माँ थी कैथरीन, वो स्पेन की ही राजकुमारी थी। तो वो आपने एज ऑफ रिवाइवल में बहुत अच्छे से सबको समझाया गया। और इस कारण से ये लोग वो कैथोलिक्स को मानती थी, कैथोलिज्म था, और स्पेन के अंदर भी कैथोलिज्म ही ज्यादा था। तो ये लोग, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करती थी, तो ये लोग इसके खिलाफ थे, और ये स्पेन का जो किंग था वो इसे हटाना चाहता था। थर्ड बात ये थी कि अमेरिका के अंदर जो स्पेन है उसके अपने प्रॉफिट्स थे, ट्रेड प्रॉफिट्स थे, जिसके जो कि इंग्लैंड की इंटरफेरेंस के कारण उनके प्रॉफिट्स को नुकसान हो रहा था। तो इस कारण भी ये चाहते थे कि एलिजाबेथ को हटा दिया जाए, इसलिए वो इंग्लैंड को कॉन्क्यूर करना चाहते थे, जीतना चाहते थे बैटल में। लेकिन हुआ क्या कि एलिजाबेथ थी, ये काफी अच्छी ये कमांडर थी, इन्होंने बड़ी अच्छे से आर्मी को कमांड किया, और ये जो स्पेनिश अर्माडा था इसको इन्होंने हरा दिया, और इंग्लैंड की यहाँ पर जीत हुई। इन्होंने 130 जो शिप से उनको एक साथ हराया, इतना बड़ा अर्माडा को इन्होंने हराया इनकी आर्मी ने। तो इसके कारण जो बाकी जो यूरोप था उसके अंदर ब्रिटेन की जो पावर है, जो इंग्लैंड की जो पावर है, उसको काफी मतलब लोग जो बाकी के जो देश थे उन्होंने सोचा भी ये बहुत पावरफुल है, इससे दूर रहो, बच के रहो। तो इस तरह से ये काम हुआ। और इसके साथ ही जो ये टाइम है एलिजाबेथन एज का, इसके अंदर थिएटर का और म्यूजिक का, पोएट्री का, इसका तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ ही था। थिएटर का जो विलियम शेक्सपियर है वो सबसे मेन इस टाइम में वो अपने स्टार पॉइंट पे थे। और इसके अलावा जो बाकी क्रिस्टोफर मार्लो है, और भी इस तरह के जो थिएटर राइटर्स थे और जो प्ले राइट थे, इनके काफी अच्छे वर्क्स लिटरेचर में इस समय लिखे गए। इसके अलावा जो इन्होंने ये जो टाइम था, ये था एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। इस समय के अंदर साइंस में भी काफी प्रोग्रेस की गई, कुछ शुरुआत की गई साइंस में प्रोग्रेस की। नेविगेशन का सिस्टम, उसमें भी नेविगेशन में भी शुरुआत हुई, नए नए रास्ते ढूंढे गए। और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन इसको बोला गया। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन इसलिए बोला गया कि जो ओल्ड वर्ल्ड था, अब न्यू वर्ल्ड की भी खोज होने लगी। अमेरिका की खोज हुई, एशिया की खोज हुई, इंडिया की खोज हुई। तो ओल्ड वर्ल्ड क्या था कि जो यूरोप जो था, यूरोप के जो लोग थे वो समझते थे कि हम ही सब कुछ हैं और हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन जब इन्होंने समुद्री रास्तों से नेविगेशन किया गया और फिर अमेरिका की खोज की गई, एशिया की खोज की गई, अफ्रीका की खोज की गई, तो ये लोग इन वर्ड्स को, एशिया के वर्ड्स को, इन जो नए वर्ड्स इन्होंने ढूंढे वो न्यू वर्ड्स कहलाए। नए जो इन्होंने कॉन्टिनेंट्स जो ढूंढे, डिस्कवर किए। तो अब इसके बाद में ये जो समय था एक्सप्लोरेशन का था, और इसके एक्सपेंशन का भी ये समय था, क्योंकि इस समय में ही जब एलिजाबेथ नीरा जब खत्म होते होते इन लोगों ने दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स थे, देश थे, उनके अंदर अपने जो कॉलोनीज है उनको बसाना शुरू कर दिया था। तो ये एलिजाबेथ का जो ये टाइम पीरियड था ये काफी इंपॉर्टेंट था इस वजह से भी। इसके साथ ही एक मेजर पॉइंट आता है कोलंबियन एक्सचेंज का। कोलंबियन एक्सचेंज क्या था? जो क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर इसको कोलंबियन एक्सचेंज बोला गया है। और कोलंबियन एक्सचेंज मेनली ये था
कि जब यहाँ पर समुद्री रस्तों से जब नए नए व्यापार हुए तो जो सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 के अंदर जब उसने इंडिया की मतलब दूसरी जब चीजों की खोज की गई, जगहों की खोज की गई, तो इन्होंने ट्रेड किया और ट्रेड में इनको काफी फायदा हुआ और ये चीजों का एक जगह से दूसरी जगह व्यापार होने लगा। और इसी व्यापार के अंदर मेनली जो प्लांट्स वगैरह थे, कल्चर थे, वुमेन थे, इन सब का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन हुआ। और यही जो टाइम था वो था कोलंबियन एक्सचेंज। इसके अंदर यूरोप था, यूरोप के अंदर ये ट्रेडर्स क्या लेकर ले गए, मेनली प्लांट्स के अंदर इन्होंने मेज, टोमेटो, पोटैटो और टोबैको, ये चीजें अमेरिका में होती थी, साउथ अमेरिका में मेनली। और जब इनका ये जो नेविगेशन वाले ये जो लोग थे, इन लोगों ने जब ये वापस यहाँ से गए, यूरोप गए, तो ये अपने साथ ये नई नई फसलें लेके गए और यूरोप ने पहली बार मेज, टोमेटो, पोटैटो देखा और ये फिर बड़ी ही स्पीडली ये चीजें यहाँ के पर भी उगाई जाने लगी। इसी की तरह जब ये अमेरिका में गई तो मेडिटेरियन सी के जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं एंड ग्रेप्स, ये जो खट्टे फल जो होते हैं जो मेडिटेरियन सी के आसपास के देशों में लगते हैं, तो ये यहाँ से अमेरिका गए, जो कि अमेरिका में पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए ये फ्रूट्स। तो इस तरह से क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, प्लांट्स का हुआ, कल्चर का हुआ, वुमेन का हुआ और इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो फिर हुई। और इस समय में क्योंकि एक तो एलिजाबेथन टाइम के अंदर इन्होंने स्पेन की जो आर्माडा था उसको हराया था, तो इससे भी इनको इकोनॉमिकली बेनिफिट हुआ। साथ में जो भी ये एक्सप्लोरेशंस किए गए तो यहाँ से भी इनको ट्रेड में काफी ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ इंग्लैंड को। तो ये सब था एलिजाबेथन इरा के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम एलिजाबेथन इरा के जो इम्पोर्टेंट जो पोएट्स हुए हैं, राइटर्स हुए हैं और उनके वर्क्स के बारे में जानेंगे। ये मेनली एक दो क्वेश्चंस यहाँ से यूजीसी नेट में आ जाते हैं हर बार टॉपिक में से, तो आपको सारा टॉपिक क्लियर होना जरूरी था। तो होप सो आपको सारा लेक्चर समझ आया होगा। पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाया गया है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।